आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के इस स्पेशल सेशन में। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने काम में होंगे और प्रार्थना कर रहे होंगे और राम राम में होंगे। मतलब बहुत ही आराम में होंगे। क्यों? क्योंकि कला कौशल जिसके पास हो गया वही जीवन का आनंद ले सकता है। तो ये जो अवसर मिला है, इस अवसर में आनंद लेना चाहते हैं तो कला कौशल सीखना होगा। और ये सीखी जा सकती है। जिंदगी बहुत आसान है, हमने उसे कठिन बना के रखा है। तो जिंदगी बहुत आसान है, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो। आपने उसे सरल बनाना है और सरल बनाने के लिए खुद सरल बनना पड़ेगा। पहले खुद सरल बनेंगे, फिर तरल बनेंगे, और फिर उसके बाद जीवन का आनंद होगा, और फिर उसके बाद गजल बनेंगे। मतलब संगीतमय जीवन होगा, एक जबरदस्त जीवन होगा। राम राम कर रहे हैं हमारे साथी, नमस्कार कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। अभी चैट तो बहुत दिख रहा है, पुराने सेशन का भी चैट होगा क्योंकि सेशन इसी में जुड़ा हुआ था। आज है एक शुभ दिन, मकर संक्रांति। तो आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मकर संक्रांति का जो पावन पर्व होता है वो नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का प्रतीक देता है और हमें प्रेरणा देता है। क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये जो है सकारात्मकता लाने के लिए, अपने जीवन में खुशी आनंद समृद्धि लाने के लिए एक संदेश देता है। साथ ही साथ हम इस अवसर पर बहुत सारे, अगर देखेंगे पूरे अपने आसपास के चीज़ों को आप देखिए और सीखिए कि आज जो है ये दिन जो है आप किस तरह से मनाए हैं। तिल का लड्डू, गुड़ की मिठास, पतंगों की ऊंचाई, साथ ही साथ अपनों का साथ, और इस त्योहार को बनाया आपने खास और इसी का बांटते रहे आज दिन भर एहसास। तो आज जो है बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। किसान हैं तो उनके घर पे अनाज आता है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें तिल गुड़ की मिठास के साथ सबको खुशियाँ बांटता है। तो सूरज की किरणों से हो हर दिन आपका रोशन, तिल गुड़ की मिठास से भर जाए आपका जीवन, पतंगे पतंगों की तरह ऊंचाइयां छुएं आपके सपने, और भगवान सूर्य देव की कृपा से खुशियां बने आपके जीवन। और साथ ही साथ तिल और गुड़ की मिठास के साथ आप रिश्तों में घोलें प्यार, और पतंगों की डोर से बनाएं अपना एक बहुत प्यारा सा संसार, प्यारा सा संसार। ये शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का सेशन शुरू करूंगा। कोई साथी कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मोनिका जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? राम राम कर दीजिए हमारे सभी साथियों को एक बार। आ रहा है सर, आ रहा है। बहुत बढ़िया, वाह कितना बढ़िया। आपने एक भजन भी सुना है ना? आ रही है सर आवाज। आ रही है। हाँ जी। इन परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट रे साधक, कोई न परमानेंट। अगर इस भाव को आप समझ गए तो आप जिंदगी का आनंद बेहतरीन तरीके से लोगे। हैं मोनिका जी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। आप अपने अंदर के चीज़ों का आप संज्ञान रखिए। और ये जो काल है ना, ये बहुत ही इतना विशाल है कि सभी को खा जाएगा। और आपका कोई भी तंबू हो या टेंट, जगत में कुछ भी नहीं है परमानेंट। तो ये जीवन जो है इसमें आवागमन लगा रहेगा। आप लोग सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और आप सब चीज़ों का सुख जो है आप नहीं ले सकते, कुछ चीज़ें त्याग करनी पड़ेंगी, और त्याग से ही चीज़ें मिलने लगेंगी। आप जीवन में उसका अनुभव करके देख लीजिएगा। तो आज एक छोटा सा सेशन है, आधे घंटे का ये सेशन है, उसके बाद एक सेशन और करेंगे। रात को पढ़ने का ही मज़ा आता है और पढ़ाने का भी मज़ा आता है। और ये आदत अगर आपके अंदर आ गई तो आपका जीवन जो है कायाकल्प होगा। क्योंकि हम अपने जीवन को अगर
100 साल का जीवन है तो 200 साल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू बिकेम ए सक्सेसफुल एस्पिरेंट इन प्रमोशन। मतलब हम पी मतलब प्रमोशन। और हर किसी को आगे जाना अच्छा लगता है, उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं, हमारे पास अवसर भी है और हमारे पास पैरामीटर भी है और हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके लिए हमारा परसुएंस भी है और हम उसमें उस पैरामीटर को फॉलो भी करते हैं। तो हमें आगे जाना चाहिए, उसके लिए हमें जो चीज़ें सीखनी है उसके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद दो साथियों का हम यहाँ पर मॉक इंटरव्यू लेंगे, फिर ये सेशन समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद एक सेशन और लेंगे रात को, आपके साथ जो भी साथी जगह होंगे उन उनसे हम बात करते रहेंगे और जो साथी सोए होंगे उनसे वो सुबह मुलाकात हो जाएगी। आज वर्चुअल जो वीडियोस का ज़माना है। तो मैं आप सभी साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रमोशन के इंटरव्यू में आप अपने व्यक्तित्व के निखार को कैसे लेकर जाएं और प्रमोशन जो कि पी वर्ड से शुरू होता है, इसके पंच सूत्र क्या हैं और किन चीज़ों को आप प्रमोशन में सकारात्मक तरीके से आप प्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्रमोशन के जो है 5 पी होते हैं। क्या होते हैं? 5 पी होते हैं जिस पर प्रमोशन में आपको भाग लेना होता है और अपना कला कौशल दिखाना होता है। तो अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू स्किल में पी का मतलब होता है पूरा पूरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा और उस रोल के लायक करना होगा जिस रोल के लिए आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 5 पी में पहला पी है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन नॉन वर्बल से शुरू होता है और वर्बल पे एंड होता है। नॉन वर्बल का जो रेशियो होता है 60% होता है और वर्बल का जो रेशियो होता है वो 20% होता है। और 20% जो होता है वो आपका उसी समय स्पॉन्टेनियस आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज लेवल पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो प्रेजेंटेशन एक पार्ट है कि आप खुद अपने आप को देखिएगा कि जब आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं। मोनिका जी आप बताओ कैसे फील होता है अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाओ तो? कैसा लगता है? आप थोड़ा देर कुछ बातचीत करेंगे तो ठीक रहेगा, तालमेल जमेगा। जब अच्छा आप ऑफिस जाते हैं तैयार होके तो खुद में आप दूसरों को आप मतलब ये मत बताइए, खुद आप देख लीजिए कि आप जो है खुद को अच्छा लगता है कि हाँ मैं नए कपड़े पहने हैं, है ना? जब आप हाँ बचपन को जी। याद करिए, जब घर में कोई आपको नया कपड़ा देता था तो आपकी क्या इच्छा होती थी? हैं? मोनिका जी या कोई साथी हमारे, अभी हम लोग दो साथियों का, गोविंद जी और अनुराग जी का मॉक इंटरव्यू भी लेंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके बाद मॉक इंटरव्यू ले लूँगा। कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अपराजिता से मिलूं। हैं? हेलो अपराजिता जी, कहाँ हैं? आइए ना, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, मिलने की कोशिश होती है क्योंकि मैंने नए कपड़े पहने हैं, है ना? तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हम उनको मिलना चाहते हैं, उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं और उनसे तारीफ सुनना चाहते हैं। हमारा जो है चीज़ें जो है प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखो, मतलब एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनमें इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं। ये नए कपड़ों का कमाल होता है या अच्छे कपड़ों का कमाल होता है, साफ सुथरा कपड़ों का कमाल होता है। तो प्रेजेंटेशन नॉन वर्बल से शुरू होता है। नॉन वर्बल 60% रोल अदा करता है, 20% वर्बल रोल अदा करता है, 20% नॉलेज एटीट्यूड आपका मायने रखता है। दूसरा पी जो होता है इंटरव्यू का वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हाँ बप्पीदा आपका भी लेंगे, है ना? लेंगे, आज केवल दो साथियों का लेते हैं क्योंकि एक बैक टू बैक सेशन है और मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में मिलेंगी। पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस। प्रमोशन एग्जाम में मैं तो बोलता हूँ एक व्यक्ति पूरे पूरे प्रेजेंटेशन अच्छा करता है ना तो भी सक्सेस हो जाता है। अगर इंटरव्यू में अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है पिछला काम का तो फिर उसको तो बोलेगा आज आज मेरे को मन नहीं है सर आपसे बात करने का, तब भी हो जाएगा। ये परफॉर्मेंस जो है आपका इतना स्ट्रॉन्ग पिलर है ना परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा है
आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कम से कम 3 साल का अप्राइजल उनके पास रहता है और अधिक से अधिक 5 साल का रहता है। तो परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा है तो आपका नाम जो है रोशन होता रहेगा। एक दिया जो है आप जो जलाए हैं, जिस ब्रांच में काम किए हैं, वो दिया जो है आपको लगता होगा इसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आज तो है एआई टूल का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो आपका जो दीपक है उसकी रोशनी जो है कोई फोटो खींच के भी भेज देता है वहां तक, है ना, बराबर है ना। तो आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो दिया है, दीपक है, वही दिख रहा होगा, मेरे मैनेजर ही जानते हैं, मेरे कर्मचारी जानते हैं, मेरे ग्राहक बंधु जानते हैं, लेकिन नहीं, डिजिटल मोड है, रील के माध्यम से चला जाएगा, है ना। और चीज़ों को आपको वहां तक, उनके तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जगत में कोई न है परमानेंट रे साधक, कोई नहीं परमानेंट। तो आप सोचो कि परफॉर्मेंस इतना रोल अदा करता है। तो ये सेकंड पी है। थर्ड पी है पर्सनल। पर्सनल मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके बात करने का तरीका, आप रीजनल हेड से कैसे बात करते हैं, आप ब्रांच हेड से कैसे बात करते हैं, आप किस तरह से ऑफिस आते हैं, आपके ऑफिस को आपको क्या लगता है कि आप किस टाइम में आते हैं, किस टाइम में जाते हैं, इसको कोई नहीं देख रहा है, इसको कोई फील नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें फील होती हैं पर्सनालिटी। आप ग्राहक से कैसे बात करते हैं, आप अपने हायर ऑफिसर्स से कैसे बात करते हैं, पर्सनालिटी आपकी जो है ये मायने रखता है इंटरव्यू स्किल्स में। और ये एक दिन का काम नहीं है। आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 28 साल के हैं, आपका पूरा जो ग्रूमिंग है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो सारा मसाला लगा के आपके अंदर रहता है और ये चीज़ें दिखाते रहता है। नेक्स्ट पी है प्रोजेक्शन। तो पहले जो तीन चीजें हैं, प्रेजेंटेशन वो तो आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं, परफॉर्मेंस आप करके आए हैं, पर्सनालिटी एक लंबा आपका दौर जीवन का गुजरा है, पर्सनालिटी आपके बार बार किए गए कार्यों को आदत के रूप में पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा पी है प्रोजेक्शंस। जब भी आप इंटरव्यू में प्रमोशन के लिए जाते हैं तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, आपके अंदर प्रोजेक्शन होना चाहिए। आप फ्यूचर बैंकिंग को कैसे देखना चाहते हैं, फ्यूचर बैंकिंग के लिए क्या प्रोएक्टिवली तैयार हैं आप, क्या अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे आगे, क्या देखना चाहेंगे, ये फ्यूचर प्रोजेक्शन जो पर्सपेक्ट है उसको देखता है। और पांचवा पी है पंचसूत्र का, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी एक स्किल है। अगर नॉलेज 10% है चलेगा, लेकिन एटीट्यूड 90% है तो वो आदमी सक्सेसफुल है। नॉलेज नहीं है चलेगा, लेकिन एटीट्यूड आपको कूट कूट के होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? आपके देखने, सुनने, समझने, करने का नजरिया है। नजरिया क्या है? पूरी चीजें बदल देती हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जिस कश्ती में सवार हैं उसको बदलने की जरूरत नहीं, केवल दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। हैं, क्या कहते हो प्यारे? आप लोग सेशन के बाद बदल जाओगे कि नहीं प्यारे? तो कहने का तात्पर्य, नजरिया क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, आप उसको किस तरीके से आप जो हैं उसको देखते हो। सपोज कोई घटना घटित हो गई तो आप क्या करेंगे? घटना घटित हो गई तो आप देखेंगे कि घटित तो हो गई, लेकिन हम उसको कैसे जल्दी से रिकवर कर पाएं, डिटेक्ट कर पाएं और उसको रिएक्ट मतलब उसको रिकवर कर पाएं, ये चीज़ें देखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाजवाब, हाँ, लाजवाब तरीके से देखना है, वाह 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 कर रहे हैं, ये हुई ना बात। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एटीट्यूड क्या मैटर करता है। एक ग्राहक आया, बोला कि सर मेरे से ना गलती से पेमेंट चला गया, तो आप, आपका एटीट्यूड कैसे नजर आएगा? अच्छा, ये तो आप ही ने किया, गलती तो आप ही किया, गया पैसा, वो कहाँ मिलेगा? ये गलत एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा पैसा चला गया, चलिए मैं देखता हूँ, मैं फटाफट कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस पैसे को जहाँ भी गया है उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, डिटेक्ट कर पाता हूँ और वहाँ पर होल्ड मार्क कराता हूँ। फिर हम डेबिट कंसेंट लेके या तो एफआईआर करके उस पैसे को जो है चार्ज बैक करेंगे, वो उसको वापस लेंगे। ये होता है एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। तो ये देखने के लिए बातचीत में ही पता चलता है। कोई केस स्टडी, कोई बात कर देंगे कि कोई नाराज कस्टमर है आता है तो क्या करोगे, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलता है। और एटीट्यूड एक ऐसा आपके पास स्किल होना चाहिए, अगर है तो आपको सफलता के सारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि एटीट्यूड एक ऐसा चीज है जो तमाम कठिनाइयों में भी अवसर को ढूंढ निकालता है, तमाम खराब चीजों में भी अच्छाइयों को ढूंढ निकालता है। वही होता है पॉजिटिव एटीट्यूड।
और जब आप चैलेंजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तो 5 P हैं। अगर इस 5 P को आप अनुसरण कर लेते हैं तो आपका छठा P मिलेगा। और छठा P कौन बताएगा क्या है? अच्छे लाल जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आप बताओ, ये 5 P कर लोगे तो छठा P क्या मिलेगा आपको? छठा P सर कौन? छठा छठा भी सर पास। प्रमोशन, पास। वाह, ये भी। अरे सर। जी सर। छठा P मिलेगा पास है। पास पास नहीं, पास है ना। जी सर, जी जी जी। छठा P है प्रमोशन। बहुत बढ़िया आपने। पी मैंने पॉजिटिव वर्ड चुना है, जैसे पास आता है, पॉजिटिव आता है, प्रोएक्टिव आता है, प्रेजेंटेशन आता है, परफॉर्मेंस आता है, पर्सनालिटी आता है ना, परसेप्शन आता है। ये सारे पी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैं इस वर्ड को चुना है। आइए छोटी छोटी चीजें और सुनाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ओके सर। मॉक इंटरव्यू। कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रमोशन के लिए आपको ध्यान देने हैं और इंटरव्यू स्किल्स में लेके जाना है। और उस पी में पहला पी जो होता है वो होता है प्रिपरेशन। क्या होता है अच्छे लाल जी? प्रिपरेशन। आप बताओ, अपने जीवन में छोटी सी छोटी घटना के लिए भी आप कितना प्रिपरेशन करते हैं? घर में अगर एक बर्थडे मनाना है तो आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। फुग्गा कौन उसको फुलाएगा, केक कहाँ से ऑर्डर करेंगे, ड्रेस क्या होगा, रिटर्न गिफ्ट्स क्या होंगे, खाना क्या होगा, सबकी प्रिपरेशन की जाती है। तब जाके वो सफलता मिलती है। अगर प्रिपरेशन में कहीं कमी है तो सफलता उतनी नहीं मिलेगी। घर बनाना है तो बहुत सारी प्रिपरेशन रहती है, आर्किटेक्ट लेगा, नक्शा लेंगे, सब चीज़ है तो चलेगा। तो ठीक उसी तरह जब जीवन का हमारा इतना बड़ा प्रमोशन का लक्ष्य है, प्रमोशन का वो है, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन कितना करते हैं? बीइंग रेडी विथ नॉलेज अबाउट द बैंक्स एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच यू आर सीकिंग फॉर। मतलब आप जिसके लिए जा रहे हैं उसके लिए नॉलेज और उसके लिए रेडी, आपका माइंडसेट, आपका रोल प्ले, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए साहस, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन में आती हैं। हाँ जी। दूसरा पी होता है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी जो है ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है। यहाँ पर इंटरव्यू टाइम से पहले पहुँच जाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी सांसें बढ़ जा सकती हैं, आप में अधीरता आ सकती है, आप नर्वस हो सकते हैं। इसलिए पहले जाइए। वहाँ की मिट्टी का ओहरा जो है, हमारा शरीर चुंबक होता है, चुंबक होता है, वहाँ जाके वाईफाई में कनेक्ट होता है। उस ओहरा में वहाँ प्रेशर है ना, तो वहाँ कनेक्ट होगा और अपनी फ्रीक्वेंसी को वहाँ के प्रेशर में लाता है और बराबर करता है। तो इसमें वक्त लगता है, इसलिए हमको बोलते हैं कि पहले से चले जाइए। आप समय से ऑफिस जाते हैं तो आपको कैसे लगता है अच्छे लाल जी? बताओ तो। अच्छा ही लगता होगा क्योंकि आपका नाम भी अच्छे है। हैं? बताओ अच्छे लाल जी, टाइम से पहले पहुंच जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंट नजर आते हो। आप आते हो कि नहीं? जी सर। चाबी कैश खोल लिए, सही देख लिए, कहीं मिस्टेक है तो कर लिए। तो इसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी। काम आता है एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि नई जगह है, नया वहाँ पर चीज़ें हैं। तो वहाँ का ओहरा क्या है, हमारा शरीर इतना मतलब समझ लो इतनी क्वालिटी दी है भगवान ने कि वहाँ जाके ना वहाँ की सभी चीज़ों को पहले सेंस करता है। सेंस करने के बाद फिर आपको और जो है वो सिग्नल्स देता है। फिर बोलता है आप इसके लय में मिलना चाहते हो क्या? मिलना चाहते हो तो मिल जाओगे, तो फिर उसके बाद आप वहाँ पर सेटल हो जाते हो। इसलिए पंक्चुअलिटी चाहिए। दूसरा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। मतलब आप क्या बात करेंगे, उस समय दिखेंगे कैसा, आपका डेकोरम कैसा रहेगा, आपका अपीयरेंस कैसा रहेगा, आपका बैठने का तरीका, आपका उठने का तरीका, ये प्रोफेशनलिज्म देखना चाहिए। जैसे आप प्रमोशन में जा रहे हैं तो टाई पहनेंगे, बराबर फॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो आप अच्छा लगेंगे। एक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। चौथा पी है प्रेजेंटेशन। जो मैंने बताया, आपका प्रेजेंटेशन, हम बात करते हैं तो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम क्या ही करने गए हैं वहां पर प्रमोशन इंटरव्यू में? प्रेजेंट करने गए हैं किसको? खुद की पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने गए हैं, खुद के प्रोफेशनलिज्म को दिखाने जा रहे हैं, खुद के पंक्चुअलिटी, खुद के स्ट्रेंथ, खुद में क्या ताकत है उसको दिखाने ले आना। तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे कि भाई मेरे अंदर ये खूबी है, यही बताने के लिए हमको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट 3 तरीके से की जा सकती है: ज्ञान कौशल, वाणी कुशलता, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। उस समय देख के आपके आव भाव में चेंज करनी है। ये 3 चीजें प्रेजेंटेशन में काम आती हैं। बाकी तो आप, आपके पास जो बोलने की कला है उसी में कुछ चीजें ऐड करके आप उसको बेहतर बना सकते हो। क्या ऐड करके? विनम्रता, पोलाइटनेस ऐड कर सकते हैं, कर्टियस रहिए।
और उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसमें वैल्यू ऐड कर लीजिए। तो पोलाइटनेस उस वाणी में अगर आ गया, विनम्रता आ गया, महोदय, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा महोदय, आप जो ग्राहक सेवा है ये बैंकों में बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ग्राहक ही है जिससे हम जमा स्वीकार करते हैं और उसी ग्राहक के जमा को हम ऋण ऋण के रूप में दूसरे ग्राहकों को हम देते हैं और उसमें बीच में आय कमाते हैं। तो ग्राहक अगर संतुष्ट है तो हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि ग्राहक जो है हमारे बैंकों के उत्पाद और सेवाओं का प्रचार प्रसार करेगा। आप मतलब एक उदाहरण बताया, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो आपके बोली भाषा में विनम्रता दिखनी चाहिए। अगला पी है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो मैं अभी बता चुका हूँ। आपके अंदर बातचीत में, सर इंटरव्यू में अंदर जाने के बाद कहाँ से ये सब याद रहता है? याद रहता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, कभी आपने बात करिए। इतने सारे साथी हमसे बात करते रहते हैं, शेखर जी ने कभी बात नहीं किया, कैसे सीखेंगे? बात करिए आप, कोशिश करिए, है ना। अपने दोस्तों से बात करिए, नए लोगों से बात करिए, और देखिए वो कितना इम्प्रेस होता है, कितना याद करता है। और यही आपके कला कौशल की शुरुआत होती है। ये सारी चीजें याद नहीं होती हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं अपने आप ऑटोमेटिक। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके शरीर में ये सारी चीजें सुन के अंदर जा रही हैं और वहां पर प्रेजेंट होंगी। आपको लगता है आप कर रहे होगे शेखर जी, आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, सब सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर करता रहता है। सब चीजें वो करता है, बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप कॉन्शियस रहो तो चीजों को सब कॉन्शियस माइंड में ले जाओ। तो अगर सब कॉन्शियस माइंड तक ले गए तो सब कॉन्शियस माइंड आपके लिए सब कर देगा। वही पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपके बार 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 एक अच्छा सकारात्मक काम करते रहते हो, माइंडसेट हो जाता है। तो आपके अंदर अगर ये चीजें नहीं हैं तो उतनी मिनट आपको दिखावा करना पड़ेगा, स्क्रीन टेस्ट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, उतनी देर तक नाटक करिए। तो आप में क्या इंथुजियाज्म दिखाना है, सकारात्मकता दिखानी है। तो इससे कैसे दिखा सकते हैं? अगर कोई बात कही गई, आपसे पूछी गई, अच्छे लाल जी, कि अगर आप बताइए आपकी ब्रांच में तो बहुत गलत गलत काम होता है जी, ये देखो उसका ऐसा ऐसा नेगेटिव बातें करी, तो आपने हाँ हाँ सर, हाँ सही पकड़े सर, ऐसा करके बोलेंगे ना। तो आप नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं देना है, उनमें से सकारात्मक चीज़ों को दिखाना है, और आपकी महत्वाकांक्षा बैंक के बिजनेस को बढ़ाने में कितनी दिख पा रही, यही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। प्रिसीजन, मतलब इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई चीज का आंसर दे रहे हैं, कॉन्शियस कॉन्साइज और एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो उनसे आप विनम्रता से बोल दीजिए, सर इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन अभी मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि इस पर बोल पाऊंगा। मैं जाके इसको देख लूंगा सर, देखने की कोशिश करूंगा। आपने इसकी महत्ता समझाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इतना बोलने में क्या जाता है, इतना बोल लीजिए। जैसा मैं शब्दशः बोला कि सर आप मुझे फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के बारे में पूछे, मैं ज़रूर पढ़ा हूँ सर, एक बार पढ़ा हूँ, लेकिन सर अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं अभी इसके बारे में कुछ बोल पाऊँ। ज़रूर इसके बाद जाके मैं पढ़ूंगा सर, धन्यवाद सर, ऐसे करके बोल सकते हैं। या क्षमा प्रार्थी हूँ सर, नहीं बोल, है ना। ठीक है शेखर जी, आवाज़ आ रही है? हाँ शेखर जी। यस सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी, आपकी आवाज़ तो अच्छी है। हम्म। हाँ आप सर, देखो, एक क्वेश्चन था सर। हर एक इंसान जो है ना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मैं अभी आपको सुना तो हम्म। आपकी आवाज में खनक है ना, खनक है। आप बताइए, यस सर। बताइए सवाल बताइए। सर, जब कोई प्रश्न किया जाता है इंटरव्यू में, हम्म। और उस प्रश्न का आंसर यदि मुझे पूरी तरह से पता नहीं रहता है सर, हम्म। तो मैं क्या इस तरह से बोल सकता हूँ, बिल्कुल। मे बी सर इसका आंसर ये होगा? ये नहीं, ये अच्छा नहीं है। होगा, विल बी, हो सकता है, ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, क्योंकि आप फिर स्पेकुलेशन कर रहे हैं, है ना। आप एक्यूरेट ओके ओके। इंडस्ट्री में हैं, आप स्पीड इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम किया जाता है, सटीक स्पष्टता के साथ, आपका सही एक्यूरेसी के साथ काम किया जाता है, इसलिए उन चीज़ों का स्वीकार नहीं है। आपसे पूछा गया कि
फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस या तो ट्रेजरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताइए। तो सर मैंने इसके बारे में सुना जरूर है सर कि ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क होता है और हाई गेन होता है। लेकिन सर मुझे ना बहुत सारा इसके अंदर का और डिटेल नहीं पता है सर। मैं इसके बाद जाके पढ़ने की कोशिश करूंगा सर। और आपने इसके लिए सुझाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे अभी नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं शेखर जी? यस सर, बिल्कुल सर। तो काम कर दिया थैंक यू। कि ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बोले। तो मुझे इतना तो पता है कि ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इनकम होता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो बस हमने ये दो चीज़ें बता दी, उनको समझ में आ गया। देखो इनको ना बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा पता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि इसके अंदर आप फिर उसको बोलेंगे कि बताओ एएफएस क्या है ना, फिर एचटीएम क्या और आपका जो हेल्ड पर ट्रेड क्या है ना, एचएफटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे तो आप उसमें फिर तो फंस जाएंगे, फिर तो चक्रव्यूह में फंस गए, आपका परफॉर्मेंस जो है गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हमने क्या बोला कि सर इसके बारे में वो डिटेल नहीं पता है सर। तो फिर कई बार ऐसा होता है जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपसे बोला जाता है फिर अच्छा बताओ शेखर जी आपको किसके बारे में पता है। फिर हो गया मौका, लो क्या मिल गया, फ्री हिट मिल गया आपको। अब तो आउट भी नहीं हो सकते, छक्का मारो हैं। अब देखते हैं, ये मिला आपको मौका और शेखर जी ने बल्ला उठाया। देखते हैं हो ये छक्का होगा या चौका। तो आप मार देना उसको उठा के, क्योंकि अब तो आउट भी नहीं हो सकते है ना। तो अब क्या होगा, आप चीजें पढ़ के गए हैं, तो पांच चीजों में पढ़ के गए हैं उनके बारे में बताइए सर। जैसे बोले अब आप बताओ आप क्या जानते हो। तो हम बोले सर मैं केवाईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा हूँ सर जानता हूँ। फिर उसके बाद में सर ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ें जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, कैश रेमिटेंस, इनके बारे में जानता हूँ। मतलब जो जो चीज़ आप पढ़, एसएचजी के बारे में जानता हूँ, एनआरएलएम के बारे में जानता हूँ। ये होता है फ्री हिट का मौका। तो अब क्या है, चलो अच्छा बताओ यार एनआरएलएम, तो आप बता देना अपने। हाँ अपना टाइम गिनते रहना, देखो 15 मिनट 20 मिनट हो गया आप हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्साइज एंड एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल उनसे क्षमा याचना मांग लीजिए। पैशन, आपके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट या पैशन दिखना चाहिए। ये पांच तरह से दिखता है। एक तो पर्सनालिटी में, दूसरा आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सीरियसनेस और भाव के साथ, तीसरा आपके काम करने के पिछले जो अनुभव के साथ दिखता है, और चौथा करंट जो आपका मैनेजमेंट है उनके साथ आपका तालमेल कैसा है, और पांचवा आपके नॉलेज लेवल से दिखता है। कुल मिला के वो सारी चीज़ें जो है पैशन दिखना चाहिए। कैसे कि आपको कोई टास्क दिया गया, आप उसके लिए कभी जो है कोई शिकायत जो है आप रीजनल हेड तक नहीं लाए या इंडस्ट्री में नहीं लाए कि मैनेजर ने आपको रोक लिया, संडे को बुला लिया। लोक अदालत के दिन तो छुट्टी होती है, लेकिन शेखर जी को बुला लिए हैं, आइए शिखर में मिलते हैं। शेखर जी बोले शिखर में क्या करेंगे, ओटीएस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पैशन दिखता है कि देखो उसको हमने बुलाया, उसने हमारे बैंक के लिए अपना कुछ इवेंट छोड़ के यहाँ पर आया, समर्पित भाव, इसको पैशन, वो पैशनेट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे जो ज़्यादातर बैंक में जो रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर या क्वालिटी को देखा जाता है। आप अपने अंदर जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी में ये शो करने की कोशिश करिए कि आप चुनौतियों को एड्रेस कर सकते हैं, चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तो अगर आपके एटीट्यूड से, आपके बात करने के तरीके से, आपके पुराने कार्य के तरीके से अगर आप ये दिखा पाए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का आपके अंदर है, आप चुनौतियों को पार कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके सिलेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए। प्रोएक्टिवनेस, प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए, आप बोलने से पहले तैयार रहते हैं। मैनेजर साहब रिव्यू मीटिंग में गए हैं, पांडे साहब हैं यहाँ पर हैं, पांडे साहब रिव्यू मीटिंग में गए हैं और वो रिव्यू मीटिंग से वापस आए। अब उनका हाव भाव देख के आप समझ गए सभी लोग कासा बढ़ाना शुरू कर दिए। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि किसी को बोले बिना आप जो है इनिशिएटिव लिए और तैयारी हो गए चीज़ों को करने के लिए, इसको प्रोएक्टिवनेस दिखाते हैं। परसुएशन, परसुएशन का जो तरीका होता है या क्वालिटी होता है वो ये होता है कि आप परस्यू कर पाते हैं, आप किसी को कन्विंस कर पाते हैं
और हमारे अंदर एक क्वालिटी बैंकर्स में होनी चाहिए कि आप किसी को कन्विंस कर पाएँ। एक किसान आता है, उसको अटल पेंशन योजना के लिए कन्विंस करना है, प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना है, उसके फायदे के लिए कन्विंस करना है, उसकी अच्छाई के लिए कन्विंस करना है, तो परसुएशन होना चाहिए। परसुएशन के लिए बेस्ट क्वालिटी होता है, जैसे कीर्ति अहिरवाल जी हैं। तो कीर्ति अहिरवाल जी, वो अपने उनके पास नॉलेज लेवल है, एक है उनके पास एक स्किल है। लेकिन एक किसान आया, तो किसान के साथ उनको जो है उसी तारतम्य में बात करना, उनके गोट बात इलाके में करना, मतलब उनका कैसे कैसे दादा कैसे कर रहे हो, मतलब उनके भाषा में ही ले जाना है, इसको परसुएशन में समझाना है। तो ये परसुएशन होता है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी में पहुंचना है, उनसे कनेक्ट होना है और उससे कम्युनिकेट करना है, और फिर उनके कंसर्न को कन्विंस करना है, ये होता है परसुएशन। तो उनकी फ्रीक्वेंसी में जाके कनेक्ट होना है, कम्युनिकेट करना है, कोलेब्रेशन कर लीजिए और कन्विंस कर लीजिए, ताकि उनका कंसर्न रिड्रेस हो जाए। यही है परसुएशन। प्रैक्टिस, मैंने बताया कि बात करते करते एक दिन आप महारथी बन जाएंगे, और अपने आप चीज़ें अपने आप उसी क्रम में निकलने लगती हैं, क्योंकि अब आपने बात करने के तौर तरीके को सबकॉन्शियस बना लिया। ये क्या होता है, बार बार किसी काम को इतनी बार बार हम करते हैं प्रैक्टिस, कि वो काम अपने आप होने लग जाता है ऑटो मोड में। पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप बिना बोले कॉन्फिडेंट कैसे दिखेंगे, मिरर में अपने आप को देखिए, है ना। रोज मैं सेल्फी वेल्फी क्या क्या भेजते रहता हूँ ना, है। अच्छे लाल जी, अच्छा लगता है आपको? क्या क्या भेजते रहता हूँ, फोटो वोटो भेजते रहता हूँ जी ना। सर। सर बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा, लाजवाब सर। क्यों भेजता हूँ? क्योंकि मैं खुद को देखता हूँ, खुद का आकलन करते रहता हूँ। अच्छा लगता है मेरे को ना, दो तीन अच्छा लगता है तो फिर मैं आपको भी भेजता हूँ। भेजने का अर्थ सिर्फ जी सिर्फ ये है, ये अद्भुत जीवन है। खुद अपने आप को रिकॉर्ड करिए, खुद अपने आप की कमियां देखिए और उसको सुधार करिए, और आनंद लेते हुए सीखते रहिए। जितना जो है सामर्थ्य है उसको बढ़ाते चलिए। तो ये होता है आपका पोस्चर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले कुछ कहना, उसको बोलते हैं। तो एक फोटो भेजता हूँ तो आप क्या देख पाते हैं अच्छे लाल जी, ये पोस्चर से बता रहा हूँ। जैसे एक फोटो भेजा मैंने, है, पीछे पानी था, है ना, टोपी लगा के, है ना, और आपका बॉडी लैंग्वेज से, तो देखने वाले के मन में क्या आता है अच्छे लाल जी, आपके मन में क्या आता है? हम्म, कितना अच्छा है, बढ़िया जगह है, मौसम, है ना, ऐसे फील आता है ना, अच्छा जी फील सर। आता है ना, पॉजिटिव एनर्जी। जी सर। जी 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 सर। का कमाल है। जब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बॉडी लैंग्वेज में दिखने लग जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, सामने जो देख रहे हैं उसको आसान बना रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पेशेंस, धैर्य, आप कितने विनम्र हैं, अपने आप को कितना रोक पाते हैं, श्रवण शक्ति आप में कितनी है, आप चीज़ों को कितने सुन पाते हैं, ये धीरज मोती जैसा है, इसको धारण करना होता है। तो इसको बोलते हैं पेशेंस। और पर्सपेक्टिव, मतलब पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका फ्यूचर थॉट्स क्या है, इनसाइट आपके अंदर क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये पर्सपेक्टिव में आता है। और ये सारे चीज़ें एक्सपीरियंस से आते हैं, कि आप ऐसा कोई घटना घटित हुई तो आपका इंसाइट क्या है, आप क्या देख पाते हैं इसमें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये पर्सपेक्टिव है। अगला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो होता है ये जॉब प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए 4 साल, 5 साल, 10 साल से बैंक में काम कर रहे हैं, आपसे तीन अगर अचीवमेंट पूछ लिया जाए, अगर तीन अचीवमेंट हम ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे तो क्या ही बता पाएंगे, ये होता है पोर्टफोलियो। आप बैंक में साल भर काम करते हैं, ब्रांच में 365 दिन, अगर आपसे पूछा जाए आपकी ब्रांच का प्रॉफिट कितना है साल का, अगर आप प्रॉफिट नहीं बता पाएंगे तो क्या ही बता पाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका बिजनेस पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, टारगेट से कितना दूर रह पाए, ये होता है पोर्टफोलियो। क्या कमी रह गई, क्या अच्छा किए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, आपने जो वर्क एकम्प्लिशमेंट किया है, जो पूरा किया है, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगला पी है प्रियोरिटाइजेशन। प्रियोरिटाइजेशन मतलब आप किस किस चीज़ों को प्रियोरिटी देते हैं। आपके पास बैंक में हजारों काम होते हैं, लेकिन आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, आपकी प्रायोरिटी कैसे आप सेट करते हैं, ये आप जो है मैनेज कर पाते हैं, और इसकी बहुत ज़रूरत होती है। प्लानिंग, प्लानिंग बैंक में एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि प्लानिंग से ही
आप सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए नेटवर्क बिछा सकते हैं, स्ट्रेटजी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और टीम को प्लानिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लान वे से अगर कोई चीज़ किया जाए तो उसमें सफलता जल्दी और सरलता से मिल जाती है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब आप कितना डिटर्मिनेशन है, रीस साइलेंस हैं, आप मतलब कितना लचीले हैं, और आप जो हैं कितना दृढ़ निश्चयी हैं। आप ये दिखाना होगा ताकि आप अगर कोई असफलता मिल भी रही है तब भी आप टिके हुए हैं। ये इसको बोलते हैं परसिस्टेंट। और आप जो हैं आपके अंदर कितना लचीलापन है, आप कितना जो है बदलाव को अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखानी है। और एक होता है परसेप्टिवनेस। आप सिचुएशन को, बदलते हुए सिचुएशन के आधार पर अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको चेक किया जाता है। आप देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है, लेकिन ये सब चीज़ों को बयां करते नहीं बनेगा। ये इनमें से जितनी सारी चीज़ें पी मैं पढ़ा हूँ, उसमें से 90% पी जो है ना, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से दिखेगा। उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 80 to 90% जो यहाँ पर जितनी सारे पी मैंने डिस्कस किया है वो सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दिखेगा। केवल थोड़ी ही मात्रा में जो है बोलने बताने से वो बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें परिलक्षित भी होनी चाहिए। जैसे आप कोई झूठ बोलता है तो आप बोलते हो ना, हाँ वो तो देख के लग रहा है अनुराग झूठ बोल रहा है। हैं, इतना बड़ा मकान उसके पास थोड़ी ना है, वो तो किराए पे रहता है, मैं ही तो बिल पे करता हूँ, बिजली बिल है। तो ये होता है आपका बोलने से और आपके बॉडी लैंग्वेज में जो कनेक्शन है वो सारी चीज़ें झलकना चाहिए। तो पी फॉर प्रमोशन, तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्रमोशन। प्रमोशन जो इंटरव्यू है उसमें आपके पास जो भी है उसको आप इस तरीके से देखिए कि मेरे और इंटरव्यूअर के बीच में एक बातचीत करने का अवसर है, जिसमें मैंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं पिछले समय में, उसको बताने सुनने के लिए मुझे अवसर दिया गया है। और इंटरव्यू में आप कुछ 5 से 10 चीज़ों को पढ़ के जाइए, लिख लीजिए, उनको पढ़ के जाइए। जैसे कि मैं पीएम कुसुम को पढ़ लूँगा, एसएचजी को पढ़ लूँगा, पीएम सूर्य घर को पढ़ लूँगा, डेफ क्लेम को पढ़ लूँगा, कैश रेमिटेंस को पढ़ लूँगा, ग्राहक सेवा के बारे में पढ़ लूँगा। लेकिन उसके बारे में फिर अच्छे से पढ़ के जाऊँगा, और उन्हीं चीज़ों को पढ़ के फिर आप उनका जिक्र करने की कोशिश करेंगे और फिर सफलता आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन में थोड़ा सा फायदा मिला होगा आपको। अच्छे जी, अच्छे लाल जी, आपको थोड़ा बहुत फायदा मिला आपको। हम्म, जी सर, बहुत बहुत। क्या लिखा है पढ़िए जरा, कुछ स्क्रीन पर लिखा है। जी सर। सर, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, इसको बोलते जी हैं सर। डिटर्मिनेशन, संकल्प। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर तो जी आज मजाल है किसी तो की जो रोक ली, है ना। यस सर, यस सर। तो किसी ने टोका, किसी ने रोका, लेकिन हमें मिला है मौका। हम उसको खेलेंगे ग्राउंड के बाहर छक्का, या देख लीजिएगा जरूर होगा वो यस सर। छक्का। ठीक है। जी सर। और बाकी जो डर भय है वो सब है धोखा। कुछ भी डरने भरने की जरूरत नहीं है। वो भी आम इंसान है, उनसे डेली रिव्यू मीटिंग में बात होती है। तो कुछ डरने का नहीं है, क्योंकि जगत में कोई न है परमानेंट वाह रेसा। सर, वाह वाह, लाजवाब। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे वाह वाह लगा सर, वाह वाह। सेंट रे साधक, जगत में कोई न पर। कोई न परमानेंट। है वाह ना। सर, वाह वाह। तो ये आवागमन लगा है दुनिया में, चलता रहेगा। लेकिन हमें जो है अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई मैं पर कोई न परमा। रे, वाह। कोई न परमानेंट। तो आप हैं यहाँ पर रेंट, आपको सीखना होगा।
और जीवन में जो है आगे बढ़ना होगा आनंद के साथ। जो मिल रहा है वो बहुत है, और जो मिलेगा वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है, बशर्ते आप सीखते रहिए और जीतते रहिए। एक दो साथियों का इंटरव्यू लेते हैं यहाँ पर, 10-10 मिनट का इंटरव्यू लेंगे। पहले साथी हैं गोविंद जी। गोविंद जी, आप, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? गोविंद जी हैं? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आइए, ऑडियो वीडियो लेके आइए। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो हमारे बीच गोविंद दास जी हैं, है ना? जय जगन्नाथ बोल दीजिए सबको। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, क्या थैंक यू बात सर। है ना? तो सबसे पहले पैनल को अपना परिचय दीजिए गोविंद जी। आ- आप पैनल को I am Govind Chandra Das. I have joined this esteemed organization in 2018. I am from Odisha, Berhampur. My father is a teacher, my mother is housewife. I love to do social service, sir. ओके। सो व्हाट डू यू फील द करेंट बैंकिंग सिनारियो? What is the emerging trend in banking scenario do you feel as a healthy industry for the economic development of India on the coming years? On the coming years, I feel, sir, there are more type of digitalization. In today's day, we do our car loan, home, personal loan, and gold loan in digital process. There are more digitalization in future. We have opened a phygital branch where digital plus personal touch is there. I feel there is growth is very high, and in this situation our bank's perspective is very high. Digital process is very healthy process, sir. ओके, एक साथी का माइक थोड़ा ऑन है, बंद कर लीजिए। तो गोविंदा जी, प्लीज टेल अबाउट व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द टारगेट ऑफ द ब्रांच। Sorry, sir. एक जी का आपका, हाँ ठीक है। ओके, मैं पूछ रहा हूँ कि प्लीज डिस्क्राइब व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ब्रांच हेड फॉर द बिजनेस अचीवमेंट अलॉट बोली से नहीं पता चल रहा है। टारगेट। ये गला में सुसराहट। दिनेश जी, माइक बंद कर दीजिए। हाँ, यस, थैंक यू। Sir, the key responsibility of branch head is mainly onboarding new customers, giving best customer service to their branch, and empowering the staff knowledge, compliance management are more most key responsibilities of a branch man. ओके, एक्सलेंट। कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कासा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री? CASA is a current account, saving account. This is the most low cost deposit in our bank, sir. Our mainly bank depends upon the profitability, most depends in CASA because of the NIM, net interest margin. When you grow, then our business will be grow. And so that CASA is important for any bank. Today's scenario, CASA is coming slowly, so the most of people preferred for mutual fund and others. So we achieve more customers towards to CASA. We target senior citizen and more government employee and corporate tie-ups for our CASA growth, sir. Okay, what is the current saving rate of your bank for deposit above 5 crore in balance saving? What is the current saving rate? Do you know? 4%, sir. 4%? Are you? In SB. Hmm? What is the threshold limit for the some discretionary power for saving interest rate, arranging saving interest rate for your ELM, Asset Liability Management Committee, ALCO? Above 1 crore, there is Okay. ELM. 1 crore is there is a some ALCO power that they can increase the rate of interest, है ना? Below Yes, one sir. crore, what is the rate, interest rate in saving for your bank? 2.75, sir. Okay. So tell me, what is return on asset?
what is the concept behind the return on assets? Sorry, sir, I don't know. I guess maybe guess that return and what we get interest, that is our return on asset. Okay, please go through the topic and you can study what is the because the between the line you have to say, so you can check after this interview sessions, you can learn that what is return on assets. So Okay, sir. one thing I want to ask you, that how do you ensure the compliance with KYC, that is know your customer, and what are the bullet points for the ensure compliance regarding anti-money laundering guidelines issued by Reserve Bank of India? Some two or three bullet points you can describe how to ensure. How do you ensure? Sir, strict KYC guideline we must to follow for the AML purpose, like that customer acceptance policy, customer identification procedure, risk management and monitoring of transaction is the most important of KYC guideline. And after that, we must follow that meet the customer and regular monitoring the transaction. Okay. Mr. Govind ji, please tell what is the rule number 59 for the revised guideline issued in 2016 by RBI. What is the rule number 59? Sorry, sir, I don't know about that. Okay. Do you know about some money mules account? Yes, sir, I know money Malek. A banker, what is the role and responsibility to deal with the money mules account? How you do you deal with the money mules account? What is your responsibility regarding Sir, that? we cannot contact with the customer. We directly send the information to the RO about the money mule account, the transaction, and the proprietor code, the account transactions detailed to directly send to the ML department. So how can you classify that it is a money mule accounts, and what are the signals and what are the early warnings reports? Then you Where get to there decide. are so many credits in the account and debit say the same day or next day after tomorrow, so many credits where the proprietor code is not matched with that. If a customer is from restaurant, but the income money comes from various types of persons which where their business is not there, so that we can find out the about from the transaction we find out the it is a money mule account. It is the money mule account we can describe as the persons who victims of the innocent victims whose money laundered by the fraudsters into their accounts. Okay. So when the money gone through the innocent victims, so what action to be taken with such innocent accounts, with the laundering money stolen has been routed through that account? So what action should be taken at branch level or the official level? What is the responsibility? How you do the action? So we at first inform to our RO AML department and debit freeze the account after getting the confirmation of the money mule account. By Only this we say only what KYC guideline says? Only debit freeze or any other things? we inform to the AML department, sir. It through some bullet points that after the information received from the digital banking or head office, we have to restrict the account. There is a word used, restrict means no debit, no credit, because in such accounts some innocent people's accounts are get debited and in this account it will be credited, so it is a longer time to resolve the issue. So that is the use the word we usually restrict the account means no debit, no credit, so that Restrict the account. Thank you, uh, sir. any other money mules amounts should not be credited in this account. First thing. Then other thing, the branch responsibility is there. They have to visit the Can I recipient. note that, sir?
resident verification and enhanced due diligence activity is to be carried out. Enhanced due diligence means you have to check the economic activity which are matching through the account operation. If account operation is matching with his economic activity, then the restriction will be released and you have to confirm the enhanced due diligence to your head office and allow to transact. Otherwise, it will be restricted and reported to the AML department, KYC AML department with HO. Then they will report to the financial intelligence unit. Like that, you have to just, I have demonstrated that how to describe the bullet points. No? Okay, good. Okay. So, Mr. Govinda ji, your name is Govinda or Govind? Govind, sir. Govinda. Govind. Can you describe your name? What is the phenomena about your name? Sir, Govind means the Lord Vishnu's name is Govind. My grandfather given the name after he visited the Tirupati Balaji, and by this name he synchronized that he chant Lord Krishna. Okay, so how you justified your name with your personality? So, whether it is can you feel that it is your responsibility to justify the name given by your parents? Like in which quality do you correlate yourself with the name given by your respected parents? Sir, yes, I justified this name because I am helping the poor person. By itself, Govind means to help others. I free time I give tutor to the poor orphanage people. My in our CMD comes to our Bhubaneswar region, and in that time we also go to Jivan Ganga orphanage, and there we give food grains. CMD also appreciated this, and I think my name is very Lord Krishna, but like Sudama, do some things, good things for the good cause of the society. Okay. So can we describe like that, sir, as Govinda names are related to very intelligent, soft-hearted, sympathetic. So I used to try some this quality in my action also, and I used to help the poor people like that. You can say like that, है ना? Okay, So okay. I So I used. can note that. You can read out this recording also after the session. No need to write down. Okay, okay. You I give that. I used to being the quality of disciplined, ambitious, determined, है ना? So these are the quality of Govinda, and sir, I always try to leave learning like the extra intelligent, sympathetic, disciplined, determined quality of the Lord Govinda. And always, whenever someone asks me Govinda, I feel very gratitude and I humbly try to humbly response in all the problems and all the activities surrounding myself. Like that, you can conclude it. है ना? Okay, So, sir. um, and I many other achievement you can also add in like that. Just you have mm, said that some MD sir has visited like that. So, Govinda ji, can you explain what is the non-performing assets and what are the efforts done by yourself and your team for reducing the NPA in your branch? Sir, in non-performing asset like that, when interest or principal not come in 90 days, that called non-performing assets. And in food grade, food crop session, where short-term crop, that two session not coming, that is called NPA. And for long-term crop session, it is one crop session. And for NPA, reduce NPA, we do like Lok Adalat and awareness between the customers
and regular follow-up, sweet file, and borrower selection is the important key points to reduce the NPA. What is the meaning of income recognition? What is the meaning of income recognition? Sorry, sir, I don't know about. Okay. Income recognition is when we charging the interest on advances, so it will be classified as a income of the bank if the charge interest is already paid by the customer. If customer has not paid the interest, then it will be not the income. That is it is called income recognition. Means, uh, can you understand? सर दोबारा बता दीजिए. If the interest charged by the bank is paid by the customer, then it will be classified as a income of the bank. This phenomena is called income recognition. नाउ यू अंडरस्टैंड. अगर कोई इंटरेस्ट किसी लोन में लिया गया है और वो ब्याज की राशि ग्राहक के द्वारा जमा कर दी गई है, तभी उसको ओके. इनकम कहते हैं बैंक का. अदरवाइज वो बैंक का इनकम नहीं है. पीएनएल में ओके. क्रेडिट अभी इनकम नहीं है. उस ओके सर. इनकम तब कहेंगे जब वो ब्याज की राशि हमारे अनुराग गुप्ता जी द्वारा जमा कर दी गई हो, तब. समझ गए? ओके सर. What is the phenomena that once a account has been classified as NPA, as you said, then the unrealized interest is to be debited from the P&L and credited in a section that is a BZL account, है ना? That is called URI. Now you can recognize it. हाँ सर. यस सर. यस सर. So, Govinda ji, please tell about some weaknesses of your branches. What are the weaknesses of your branch? So I feel no weakness in our branch. Our branch is top performing branch on our region, and it is already a 265 crore branch. It's a good performing branch, sir. Okay. So, what is the target for the coming year of your business target? What is the target? Targets, sir, in our deposit section, we have already achieved all targets of the March 2025. In advance section, we are lagging behind 10 crores. Very soon, we also done this, sir. Okay. Can you do you know the 3 to 5 top depositor of your bank? Can you um, Yes, speak sir. of top depositor, one or two? Yes, sir. Mr. Biranchi Patra is our top depositor, and Manjit Singh our top depositor, and Mrs. Sukumati Swami is our top depositor, sir. Do you have the mobile number saved in your mobile right now? Can Yes, you, sir. Yes, है ना? Mobile number is there of the top yes, depositor. sir. Yes, sir. Okay, good. Like that, you have to face some situational questions that they suppose that our officers and our employees should have the contact detail of the top depositor so that they can well connect it with the services and product with that, because the top depositors are the brand ambassador of your branch, and they can also contribute for the deposit mobilization and business mobilization for your branch if you well connected with them. eh? Got it? Yes, What I have said, है ना? yes, Okay. sir. Yes, sir. So, Mr. Govinda ji, explain the difference between retail banking and corporate banking. Do you know what is the retail banking and what is corporate banking, and what is the basic difference between these two terminology? Yes, sir. Yes, please. Retail banking is defined as the retail customer like home loan, car loan, or retail SB deposit, retail FD deposit. That is called retail banking. Corporate banking is a big segment that is like that big size customers like cement company,
and aluminum company. They are our corporate clients. In retail banking, we are more profit. We are more profitable, and we are sustainable. Year to year growth is in our balance sheet. In corporate, there are big clients, and so that we give them a best customer service like that. They to sustain in our branch. There is also a risk in corporate banking. If the big customer goes out, then our balance sheet impact in our account. Okay. Govinda ji, your bank is Union Bank of India, yes? Bank of Baroda, sir. Bank of Baroda. So, do you know what is the ranks in EASE 7.0 reforms index for your bank? Do you know? Yes, sir. Yes. What is the rank? Sir, previous year it is third. Next year's 2023 it is first. 2021 it is second. Okay. Bank of Baroda is a leading in ranking, है ना? So, what are the steps do you feel that leads your bank in a ranking position in EASE guideline? What 2 or 3 points can you describe? So best customer service is the most important key role in our each guideline. Mainly that 33 parameters in each, which are already in our most of the branches, so that we are leading in the guidelines. Okay. So, do you know what is the main theme of EASE 7.0 reforms for the financial year 2024-25 for Yes, the sir. bank? Yes, sir. Economic development, customer delight, resilient banking. Okay, excellent. What is the top theme under the banking towards Viksit Bharat? That is excellence in customer service. What is Yes, sir. excellence in customer service? And one another important thing is added in EASE 7.0 reforms. Do you know what is the new thing added in current scenario? Do you feel some in huge increase in fraudulent transactions, frauds in banking? Do you feel that some huge increase in the cases of fraud? Do Yes, you sir. I feel feel that? that. So, in that parameter, they have added a new theme: effective risk and fraud management, collection recovery portfolio, because it is directly linked with the innocent. They are already victims, so the it will be go trend your bank in the excellence customer service, because if your management is effective for the fraud management, then it will be good for the trust area for the customer. So you have well said that the main focus is for economic development, customer delight, and resilient banking. What is the resilient banking? Can you describe what do you think about the resilient banking? I know it's but unable to describe that resilient banking. Just I have said before this mock interview that resilient banking means clutchilapan, very proactive for the adaptation of new technology, new changes. रिसिलेंट बैंकिंग का मतलब आपके अंदर एक लचीलापन होना चाहिए। अभी यंग जनरेशन आ रहा है तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ें जाननी है, उसके लिए तैयार होना है, इसको बोलते हैं रिसिलियंट बैंकिंग। सो गो थ्रू सम टॉपिक्स एंड यू कैन से व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सर आपका ये बोले प्रोएक्टिव फॉर। proactive for the adaptation of new emerging challenging banking in current banking scenario मीन्स लचीलापन होना चाहिए, जैसा मौसम है वैसा आप अपना व्यवहार करेंगे और एथिकल वे से ट्रांसपेरेंसी के साथ फेयर डील करते हुए बैंक का व्यवसाय बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं रिसिलियंट बैंकिंग। ठीक है।
So, Govinda ji, can you Yes, sir. say about the importance of customer relationship management for banking and how you can grow your business through the customer relationship management? One or three points you can describe. Sir, customer relation management is the backbone of the bank's service because we give the best customer service. The customer will be brand ambassador for our branch. Giving best customer service, we can take the deposit because world has changed. Changing speed is very speed. Time wants to work with it. Now it's time for direct relationship with customers. By this, we can move to the deposit, take deposit and advances by best customer service and directly impact with the customer. Direct touch, human touch with customer is the hour of the need. Okay, rightly said. You can add some politeness related this answer that the strong customer relationship enhance our loyalty and increase the cross-selling opportunity. Cross-selling opportunity. Yes, sir. It will be directly impacting the profitability and business portfolio of our branch. So I think, sir, customer relationship management is the backbone of our banking industry because current scenario we have to efforts do this some concrete efforts for the customer retention and cross selling because already the banking facility has already their own wings which has been already spread all over the counter to counter, door to door. So we have to retain our customer as a satisfactory mode, and we have to do the cross selling with them and their networks. We have to use their network for the development of the business of our branch. Like that, you can add on. You know? Yes, sir. Yes. So one more thing, how do you stay updated and banking regulation and policy? What are your efforts for the your self updation? Sir, I update myself through our Barodapedia internet banking. I daily. नो नीड टू फर्दर, मैं यही जानना चाह रहा था। जैसे ही ऐसे सवाल पूछे ना तो सीधा सीधा आपके बैंक के जो जो भी स्किल्स वाले आपके फैसिलिटी दिए ना बैंक ने उनको हाँ, बता। हाँ, जो अभी आपने आप क्या कह रहे थे कि आपके बैंक Baroda बड़ौदा, PDS, sir. हाँ, There मोबाइल ऐप है। all update, all circular updated there, sir. ओके, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला। जब भी ऐसे हुए ना तो लोग क्या कहते हैं, सर मैं आरबीआई पॉलिसी पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, घर में पढ़ता हूँ, ये सब ना बताते हुए आप उन स्पेसिफिक मेथड को मेंशन करिए विच योर बैंक हैज़ एक्सटेंडेड फॉर द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। उनको सिखाने के लिए जो जो दिया है ना उसको ही आप बताइए। Okay, sir. सो and one thing you can say that what do you how do you think about the unauthorized transaction or suspected digital transaction? How you deal with the some if customer reported that some unauthorized digital transaction has been carried out with his account, then what are the role and responsibility of bank official? How do you deal with them? Sir, at first I take the complaint from the customer and ask him to don't to hesitate and don't उसको घबराने के लिए वो जो घबरा हुआ होगा उसको मना करूंगा, आप घबराइए मत, हम हैं इधर, आपको हेल्प करेंगे। और उसका कंप्लेन लेके हम हमारा जो डिपार्टमेंट है कंप्लेन रिजोल्यूशन सिविल सीआरएफ में उसको पहले लॉन्च कर देंगे। उसके बाद हमारा आरओ ऑफिस के उसके साथ फॉलो अप करेंगे कि ये कंप्लेन, ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है। और हमारा बैंक का सर पॉलिसी है 3 दिन के अंदर वो कंप्लेन देगा, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होगा तो उसको फुल रिफंड मिलेगा। और 3 दिन से लेट होगा, 3 दिन से 7 दिन के अंदर होगा तो उसको 50% भी मिल जाएगा। तो हम उसको ऐसे तसल्ली देके उसको आराम से बैठाएंगे, जो परेशानी होगा वो परेशानी को हम पहले हल करेंगे। ओके, ये अच्छा बताया आपने।
आप इसको और सरल तरीके से बता सकते हैं कि जैसे ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या शिकायत हमें मिलती है, हम उसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं और बहुत संवेदनशीलता के साथ लेते हैं, और जो भी ग्राहक इसके शिकार हुए हैं उनको ढांढस देते हैं, और साथ ही साथ उनको मदद करते हैं कि ऐसे जो कार्रवाई है उनमें क्या क्या एक्शन लिया जाए। तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर करवाने के लिए अगर उसको बोलते हैं, अगर नहीं कर पाते तो हम मदद करते हैं, या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं। और हमारे बैंक में जो सिस्टम दिया गया है कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पंच करते हैं, और उसकी जो हायर अथॉरिटी के पास उसके जो बेनिफिशियरी अकाउंट है उनको जानकारी देते हैं, और उनमें चार्जबैक रेस करते हैं, फ्रॉड चार्जबैक रेस करते हैं। और इन मीन वाइल हमारे पास फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पर उसमें एक 10 दिनों के अंदर एक सेडो क्रेडिट भी आता है, और उसके फाइनल फ्रॉड डिक्लेरेशन करते हैं, और आरबीआई में उसके रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। उसके बाद अगर रियम्बर्समेंट आता है तो फिर रियम्बर्समेंट देते हैं, और अगर उसमें कोई नेग्लिजेंस है कस्टमर का तो रियम्बर्समेंट जो है सेडो क्रेडिट से वापस हो जाता है। ऐसा शुरू कर सकते हैं। बाद में जो है और चीज़ें एक्स्ट्रा पूछेंगे तो आप फिर जवाब दे सकते हैं कि 5,000 तक का जो लाइबिलिटी होता है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पूछ सकते हैं, उसके बारे में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो गोविंदा जी, वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रमोशन? व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रमोशन? Sir, think I suitable for the promotion because I continuously give my results and I meet the targets and often exceeding the targets of our branch. I always align myself with bank's core value. I am sincere and punctual in my work. So I think I am most suitable person for this promotion. Okay. Well, can you describe some specific achievement during the past 3 to 5 years? Can you emphasize your contribution and leadership? Sir, we do open current account in a 7.25 run rate, which is best in our region. And in API, we do done 100 APIs. So PFRDA give us award in our branch name. And mostly we do our micro insurance policies with good achievement. So I think it's good for us. Acha, have you ever encountered with the conflict between your team member and or any other customers in branch offices? No, sir, never encountered. ऐसे सवालों का जवाब दीजिए यस सर, ऐसे इनकाउंटर होते हैं। क्यों, कैसे नहीं हो सकते हो यार, बताओ। आज तक कोई कस्टमर इनकाउंटर नहीं किया आपको? थोड़ा सा ऐसा पॉसिबल है क्या बैंक में, है ना? समझ रहे हो कि आप Next. दे दिए। आपने तो ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। यस सर, मेनी टाइम्स आई हैव इनकाउंटर सम कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कस्टमर कॉन्फ्लिक्ट ही करता है। अब बताओ, इतने सारे हमारे साथी जुड़े हैं। अच्छे लाल जी, माइक ऑन करोगे? मतलब आप सोचो, कस्टमर तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना। तो मैंने क्या पूछा, हैव यू एवर इनकाउंटर विद द कॉन्फ्लिक्ट विद इन योर टीम और कस्टमर? यस सर, आई हैव मेनी टाइम इनकाउंटर द कॉन्फ्लिक्ट, बट सर आई हैव पैसेंस एंड लिसनिंग स्किल्स। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या सर? मीन्स समझ नहीं पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक इनकाउंटर। आप कभी ऐसे इनकाउंटर हुए कि कस्टमर आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहस कर रहा है, या हाँ, आर्गुमेंट रहा है, या टीम मेंबर आर्गुमेंट। वो तो होता ही ना, कस्टमर बोलता है मेरा आरटीजीएस नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब सिचुएशन तो आती है ना। हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। तो आप सवाल को ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ट्रिकी सवाल है। तो आपने बोल दिया नो नो सर आई हैव नेवर इनकाउंटर, तो बोलेगा अरे यार तू ये करता है क्या, मतलब ये वॉक ओवर करता है ये, मतलब, है ना? तो हमें इसका मतलब ये दिखाता है कि हाँ सर, मेनी टाइम आई हैव इनकाउंटर, बट विथ माय पर्सनल स्ट्रेंथ, पोलाइटनेस, डेडिकेशन, पैशन एंड लिसनिंग क्वालिटी, एंड आई came to overcome this conflict, and I could able to convince them, convince the customer that the benefit right now and the ethical practices I used to describe the ethical practices in banking, and it will be more beneficial for them also. So I could
my efforts are successful for the convincing of the customer, and I could remove the conflict between our team and customer। ऐसा कह सकते हो आप कि सर हाँ, काफ़ी समय होता है हम, सर हम तो ब्रांच में रहते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे लिए अब सामान्य सी बात हो गई सर। अब तो ऐसा लगता है कि किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट न मिले तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। समझ गए? मतलब आपका हम्म। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर अब तो सर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सामना करने की और उसको रिजॉल्व करने की हमें आदत सी हो गई है। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट न मिले तो हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब समझ लो कि आप इंडस्ट्री में क्या है, जैसे एक नाव बना है, एक जहाज बना है, कहाँ के लिए बना है बताइए गोविंदा जी? वो ग्रोथ के लिए। अंदर तालाब में जाने के लिए, पानी में जाने के लिए, समंदर में जाने के लिए बना है। तो ठीक उसी तरह हम लोग बने हैं ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए बने हैं ना। कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और आप तो आता ही होगा, आप तो जाके बैठते होगे तब देखोगे कि यार किसका काम करूँ, ये करूँ वो करूँ, है ना। कस्टमर लोग नाराज भी हो जाते हैं, कोई होता है कि नहीं, हाँ। मेरा नहीं कर रहे हाँ, हो। अभी का अभी चाहिए। हाँ, फिर मैनेजर भी नाराज हो जाता है, अच्छा यार मैं सुबह से तेरे को एक काम दिया हूँ, तेरे को समझता नहीं है क्या? तो आप उससे भिड़ जाएंगे। हाँ, मैं आता हूँ, तेरे आंखें निकालूंगा, दांत फिर निकालूंगा। वो बोलेगा आप कॉन्फ्लिक्ट होने क्यों देते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये भी रख लो। कॉन्फ्लिक्ट इज ए, क्या बोलते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट जो है सर्विस इंडस्ट्री में एक मतलब बना रहता है कॉन्फ्लिक्ट, या कॉन्फ्लिक्ट एक अवसर जैसा आता है सर्विस इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में आशा अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, और वो आशा अपेक्षाओं के अनुसार सेवाएं न मिलने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है ना, ये सिंपली बताया था। जिसको हम अपने पोलाइटनेस से, धैर्य शक्ति से और ज्ञान कौशल से और उनसे अच्छे मधुर संवाद करते हुए हम उसको ठीक करते हैं सर। क्योंकि कोई व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता और उसकी इच्छा अलग अलग रहती है, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो हम फिर उससे बातें सुनते हैं उसकी, और थोड़ी देर गर्म रहता है। मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा रहा है सर कि जब भी ग्राहक आता है गुस्से में रहता है, तो मैं उसको सुनने लग जाता हूँ, उसको देखने लग जाता हूँ, और उसकी चीज़ों को गंभीरता से लेने लग जाता हूँ। तो 2 3 4 5 मिनट के बाद वो कस्टमर खुद ही शांत हो जाता है, और वो सेटिस्फाई होकर जाता है। क्योंकि मैं उनके बातचीत करते समय उसके प्रॉब्लम को समझ लेता हूँ, और मेरा जितना समय तक बात करते रहता हूँ उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए सोचते रहता हूँ, और उसको मैं देता हूँ। और उसने जो खराब बातें कही या गलत बातें कही उसको मैं पर्सनली नहीं लेता। तो ये क्वालिटी है जिससे कि ग्राहक संतुष्ट होते हैं। और एक बार इनकाउंटर उसके साथ हुआ तो फिर अगली बार मेरे पूरे टेन्योर तक कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें और मैंने कनेक्टिविटी बना ली है। ये आप कह सकते हैं। ठीक है। और सर, जो कॉरपोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग बोले थे, उसका आंसर क्या होगा सर? देखो, आप इसमें ना लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग में ऐसे लोन प्रपोजल जो बेसल ने निर्धारित किया है कि 7.5 करोड़ से कम के जो एक्सपोजर होते हैं उनको रिटेल बैंकिंग कहा जाता है, और 7.5 करोड़ से ऊपर को कॉरपोरेट बैंकिंग में किया जाता है। और हमारे क्रेडिट पॉलिसी में 10 करोड़ से ऊपर का डेफिनेशन है, बट बेसल के नॉर्म्स के अनुसार अगर किसी कस्टमर का एक्सपोजर 7.5 करोड़ तक है तो वो रिटेल बैंकिंग में क्लासिफिकेशन होता है। रिटेल बैंकिंग एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, कि कम एक्सपोजर का ज़्यादातर लोगों को हम देते हैं, तो रिटेल बैंकिंग में हमारा रिस्क जो है वो मिटिगेशन रहता है, रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड रहता है। ये रिटेल और हम्म। कॉर्पोरेट बैंकिंग का आपके क्रेडिट पॉलिसी में जिक्र किया गया है। तो ये आगे लेवल में इसलिए देते हैं कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप एक ग्राहक को 1,000 करोड़ दोगे तो रिस्क 1,000 करोड़ का रहेगा, लेकिन वही 1,000 करोड़ के लोन को अगर रिटेल में दोगे तो हजारों लोगों को दोगे तो रिस्क कम रहेगा, है ना। तो ये हम्म। रिटेल शॉर्ट डिस्कशन, आप शॉर्ट जो है आप इस तरह से बता सकते हो, फिर एग्जांपल दे सकते हो। रिटेल में एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है ना। कार लोन, हाउसिंग लोन का। कॉर्पोरेट लोन में जो है 10 करोड़ से ऊपर के होते हैं। तो आपके जो इस तरह से एग्जांपल आप बता सकते हो। तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर सेक्शंस एंड स्मॉल बिजनेसेस वी आर डूइंग द extending the loan facility are the retail banking. Our the main focuses regarding the retail banking are the small businesses and the consumer and
essential services for the financial assistant for the retail customer. Service offered by our branch are called retail banking. And the corporate banking, some enterprises, large corporate and high value loans, है ना? So these are the corporate banking as per the definition given by the Basel norms. If the exposure is rupees up to rupees 7.5 crore, then it is classified as a retail banking, and above 7.5 crore exposure is called corporate banking. And there is the definition of corporate banking is the small corporate, mid-sized corporate, and large corporate. So if 10 to 100 crore, 10 crore above, up to 100 crore is the small corporate, 100 to 200 crore is medium corporate, and more than 200 is large corporate. So you have to go through about your policy, because as per credit policy, what is the definition of large corporate? And just you ओके have सर, ओके। policy, it is और एक था सर, क्या और कुछ आरबीआई का पॉलिसी बोल रहे थे 59, कुछ पूछेगा? ना, वो मनी म्यूल से जुड़ा हुआ है। मनी म्यूल में बैंक की ये जिम्मेदारी दिया है कि अगर कोई मनी म्यूल का अकाउंट आता है तो बैंक की जिम्मेदारी है उसके साथ एक्शन लेना है। जो एक्शन लेना है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर बैंक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बैंक को पनिशमेंट दिया जाएगा। ये अंडर 59 रूल में किया गया, बात कही गई है। 59 में मनी मिल अकाउंट। इसमें बैंक की जिम्मेदारी बोली गई है कि बैंक को रिस्क मिटिगेशन और रेगुलर ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आज खाता खुल गया तो पहले 6 महीने ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करनी है, उसके बाद नहीं करनी है। इसमें ये कहा गया है कि उसके बाद भी लगातार मॉनिटरिंग करनी है, और उसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे कोरिलेट हो रहा है कि नहीं देखना है। आज एक किसान था, उसने आपको केवाईसी में अपडेट किया है या पोर्टफोलियो में अपडेट किया है सीआईएफ में कि वो किसान है, तो और उसकी इनकम 6 लाख है। तो अब साल भर में 6 लाख क्रेडिट होता है और उसको निकालता है, लेकिन अचानक उसमें 1 करोड़ रुपए जमा होने लगा। तो आप जाके देखिए कि अब बिजनेस शुरू कर दिया है और रियल बिजनेस कर रहा है, इंडस्ट्री बिठाया है, तो आप उसको उसका अपडेशन ले लीजिए, ड्यू डिलीजेंस का फॉर्म साइन करा लीजिए, और फिर उसको अपने सिस्टम में अपडेट कर दीजिए, उसको ट्रांजेक्शन करने दीजिए, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ब्रांच के, बैंक के, उसके खाते के ट्रांजेक्शन से मेल खाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? ओके सर। और और सर जो मेरा अगर जो क्या था, कुछ कमी करी तो उसमें हम्म, का प्रावधान है। ये हमारा इंट्रोडक्शन, उसमें कुछ बदलाव करें सर? हाँ, इंट्रोडक्शन में थोड़ा प्रभावी नहीं लगा आपका इंट्रोडक्शन? मतलब इंट्रोडक्शन हाँ, में वो एक्चुअली मैं आज ही लिखा, इंट्रोडक्शन पूछते नहीं अभी, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखा था इंट्रोडक्शन फिर। नहीं बैंक में, आई एग्री। बट अब जब आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि सर मेरा नाम गोविंदा दास है, मेरा जन्म भुवनेश्वर के जो है टेका गांव में 1992 में हुआ था। मेरा जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में क्या हुआ था। मेरे पिताजी शिक्षक और मेरी माताजी जो है गृहिणी हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा भुवनेश्वर में हुआ, और मैं उच्चतर शिक्षा के लिए पुरी के एक प्रतिष्ठित संस्थान में उच्चतर शिक्षा ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा रुझान बैंकों की तरफ आया, और मैं बैंक की तैयारी में लगा। और फिर उसके बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना करियर अपॉर्चुनिटी इम्पोर्टेंस मानते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को ज्वाइन किया। और मेरी पहली ज्वाइनिंग जो है इस शाखा में हुई एज ए क्लर्क कम कैशियर में, या एज ए स्केल 1 ऑफिसर प्रोविजनरी ऑफिसर में हुआ था। मैंने 3 साल तक काम को सीखा, और बहुत सारी चीज़ों में सफलता हासिल करते हुए मैंने प्रमोशन लिया। और फिर उसके बाद एज ए शाखा प्रबंधक इस शाखा में मैं काम किया, और मैंने दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। और फिर उसके बाद वर्तमान में मैं इस शाखा में हूँ, और यहाँ पर भी एक अच्छा कार्य निष्पादन करने का प्रयास करते हुए आज मैं आपके समक्ष जो है इंटरव्यू में नए प्रमोशन के अवसर को चुन पार करने के लिए या उसको सामना करने के लिए आपके समक्ष हूँ। ये होता है कंप्लीट। और इन मीन वाइल मैंने बहुत कुछ सीखा। ये अब छोड़ दिया आखिरी में, तो बोले क्या सीखा, क्या सीखा बताओ? तो मैंने सर ग्राहक सेवा कैसी देनी है सर। हाँ, ऐसे बोल के रह जाना है, इस हम्म, बीच में बहुत कुछ सिखा करके छोड़ देना है। छोड़ दिए। बोले अच्छा अच्छा बताओ गोविंदा जी क्या सीखे? तो बोले सर मैंने ग्राहक सेवा क्या फायदेमंद है सीखा। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप बोल लोगे जैसा कि अभी बोले। फिर सर मैंने कहा कि बिजनेस टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सीखा, है ना? और बैंक में कितने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं उसको सीखा। जिसको जिसको जानते हो आप उसको बोल सकते हो। ये लाइक दैट इस तरह से होता है। तो आज हो गया काफ़ी देर,
आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेन बात है नहीं आप नहीं, साहस किया। थैंक यू सर। मैं पहला थैंक यू दे। जी, आपने साहस किया, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये साहस केवल 5% लोग कर पाते हैं मॉक इंटरव्यू। और एक चीज सर, सिंपल चीज था। मेरा कभी कभी वॉइस पोलाइट नहीं होता है, ऐसे ही मैं मीन्स हाँ। अभ्यास नहीं है ना ब्रांच में। हम्म। ऐसे ही बोलने का आवाज है, वो इंटरव्यू में कैसे पोलाइट करें वो थोड़ा बता दीजिए। अभी देखिए, अभी जैसे नॉर्मल हो गया तो मैं क्या आवाज है? पोलाइटली बात करता हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है तो मैं पूरा एक ही एक्सटेम्पोर बोलता हूँ। तुमको देखी देखी जाए जीवन आहे अरे वाह, नयन। आपका आवाज पूरा में। हम्म। हिंदी, पूरा उड़िया बोल दिया आप। हाँ, तो आप सोचो कि क्या कर रहे हैं, मतलब मैं आपको सिखाया। हम्म। कि कैसे कनेक्ट होना है उनको ना, प्रोएक्टिव समझना है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप अच्छा बोल रहे हो, आपके वॉइस में मधुरता है, लेकिन थोड़ा रूखापन भी है, मतलब थोड़ा सा, मतलब लय में वॉइस मॉड्यूलेशन आ जाता है, तो थोड़ा सा अधीरता है, बाकी मीठापन है। तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि सर मुझे इस महान प्रतिष्ठित बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं अच्छी ग्राहक सेवा देते हुए हमारे बैंक के लिए शुद्ध लाभप्रदता में अपना प्रयास करता हूं, और उस प्रयास से जो बिजनेस हमको कार्य निष्पादन में मिलता है, उसके बाद जब हमको हायर मैनेजमेंट हमें जो प्रशंसा पत्र देता है या हमें अप्राइज करता है, तो हम मुझे बहुत आत्मसम्मान लगता है, मुझे गौरव फील होता है। और यही साहस जो है मुझे आगे आने के लिए प्रेरित करता है, और मैं अपने आप को नए पद और प्रतिष्ठा को लेने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, और इसके लिए अपनी सामर्थ्य शक्ति इकट्ठा करते हुए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ये भाषा शैली को देखिए, और आपके अंदर सब चीज़ है। मैं कह रहा हूँ एक दिन में तो सुधर नहीं सकता, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे लय में जुड़ेंगी। बराबर है। आज अनुराग जी तैयार नहीं है, नथिंग प्रिपेयर फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। अनुराग जी ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अच्छे लाल जी। मीन्स सर, मीन्स क्या सोचूं, जैसे अभी ठीक है लेकिन बीच बीच मैं में पूरा। बता रहा हूँ आपको, आपका पूरा पूरा इंटरव्यू एक्सलेंट है। आपको भले कमी लग रहा होगा, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। आप थैंक ऐसे यू ही सर। जाइए। आपने सरफेसी में एक वर्ड सुना होगा सब में, जब आता है तो जैसे हैं वैसे, जहाँ है वहाँ बेचना है, ऐसे आता है ना, आप पढ़ना सरफेसी का नोटिस। यस सर, यस सर। जैसे हैं वैसे, जहाँ है वहाँ वैसे ही बेचना है। तो आप जैसे हैं वैसे जाइए, और उसी को ही अपना स्किल्स को प्रेजेंटेशन करिए। ये कला कौशल है ना। और किसी से भी किसी की तुलना करना वो बेईमानी होगा, मतलब अच्छा नहीं होता है, क्योंकि चांद और सूरज की तुलना नहीं कर सकते, दोनों में अलग अलग क्वालिटी है। तो आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अतुलनीय है, यूनिक है। आपका यूनिक सेलिंग जो आपकी फीचर्स हैं, यूएसपी प्रोडक्ट जो है ना, यूएसपी, आप उसको लेके जाइए। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं रिकॉर्डिंग में, अभी आप सुन लेना। वो चीज़ों पे वैसी में ही फोकस रहिए। आपका इंटरव्यू एट पार है, मतलब एक्सीलेंट है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जो थैंक यू, थैंक यू। उसी आधार पर है। हमेशा सुधार के लिए अवसर रहता है, उनको क्या पता। लिंक भेज दीजिए सर मुझे। हाँ, मैं अभी लिंक भेजूंगा। तो आप इसको जो है इसको प्लस पॉइंट लीजिए। और यही चीज़ करना है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी का जवाब आपने दिया है, मना भी किया है, थोड़ा नहीं भी दिया है, कम भी दिया है, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन जितना भी दिया है, मैं अगर इंटरव्यू आपका देखेंगे तो आपको लगभग 16-17 नंबर मिलने चाहिए 20 नंबर में, है ना। 16-17 नंबर। और थैंक अभी क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा था ठीक से, आपका फुल जो गेस्चर भी थोड़ा उस लाइक का नहीं था ना, गेस्चर जो है। यस सर। हाँ, एक्चुअली घर में है ना। और फिर आप फिर ये सारी चीज़ें क्लियर करके जाओगे, कैसे करोगे इसको? हाँ, ये कल मॉर्निंग को क्लियर करके जाऊंगा। बाकी तो रहेगा, या वेल सेट होने चाहिए, है ना। तो वो ओके, हाँ सब। सर। और फिर आपका कैमरा भी हिल रहा था ऑनलाइन में, है ना। तो हाँ, वो सब एक्चुअली मोबाइल सर, मोबाइल में धरते हैं ना, वो करते हैं। रियल में कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम ही रियल मी है, तो कॉल कर सकते हैं, कर लीजिए। ओके, ओके सर। बहुत बढ़िया। हाँ अनुराग जी कुछ बोल रहे हैं, स्क्रीन पर आए थे आप। हम्म।
हाँ नमस्ते सर। अनुराग जी, क्या फीडबैक है? आप स्क्रीन पर आइए। आपका आपसे सवाल नहीं पूछेंगे हम। हैं? आइए आइए। हाँ आप बताइए, हमारे साथी का कैसा रहा इंटरव्यू? अनुराग जी, आप बहुत हमारे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आप रहा। हमारे थर्ड एम्पायर हैं। थर्ड एम्पायर होते हैं ना। हाँ, थैंक यू। तो मिला था जितना मौका। है जितना इन्होंने। अच्छा मेरा चला जाएगा तो मेरा हो जाएगा। हाँ तो ये इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा के बॉल पे सीधा प्रहार किया। अब देखते हैं ये गया छक्का या चौका। आप बताइए, हैं कैसा रहा छक्का ये छक्का था। टीवी का झोंका? बढ़िया था। अच्छा था। कुछ अच्छी चीज बताइए, इन्होंने क्या क्या अच्छा किया, अच्छा दिया दो तीन। सर पहली तो यही चीज है कि उन्होंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। हर क्वेश्चन का जवाब बहुत आराम से दिया। और दूसरी बात, बहुत पोलाइट थे ये पूरे इंटरव्यू के दौरान। कहीं भी ये नहीं लगा कि मतलब ओवर हाइप्ड हो रहे हैं या बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। इनका ओवरऑल अच्छा बॉडी था सर। लैंग्वेज अच्छा है, इनका ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है। देखो हाँ, इनके अच्छा है इनके सर। इनके फेस को देखो आप। इनमें ना गंभीरता है, तो स्थिरता है, मतलब परसिस्टेंट है। हाँ, थोड़ा मैच्योर मैच्योर्ड लगते हैं सर, मतलब। ये मेच्योर एफडी है, इनको ना तोड़ा लीजिए, हाँ। है ना, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। या इनको रिन्यू कर लीजिए। और थोड़ा स्माइलिंग फेस भी रखना, इतना ही स्माइलिंग रखना जो अभी इस सेशन के दौरान आप कर रहे थे ना, उतना ही। एक होता है स्माइलिंग, प्रफुल्लित रहना, और एक होता है हंसना। तो नॉर्मल टॉक में हम हंसते हैं, लेकिन प्रोफेशनल टॉक हाँ, में। हल्का सा स्माइली फेस सर थोड़ा ज्यादा अच्छा मतलब रहता है। और क्या अच्छा था अनुराग बताओ? अच्छे लाल जी रहना है ना, चले गए क्या अच्छे लाल जी? हाँ शायद बता। चलेगा। चाय की व्यवस्था अच्छे लाल जी की तरफ से है ना, तो रुकना पड़ेगा ना उनको। अनुराग जी, और क्या अच्छा रहा इनका? और सर, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था। और बोले तो जो जवाब देना था ना सर, एक नॉर्मली होता है, ऐसे कोई क्वेश्चन बोला तो आपको थोड़ा 2 मिनट सोचना पड़ता है या कभी कभी। वो नहीं था कहीं पे पूरे इंटरव्यू के दौरान, कहीं नहीं रहा कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा सामने से तुरंत जवाब आया। ये नहीं हुआ कि कहीं पे भी उन्होंने पॉज लिया हो 2-4 सेकंड का या आठ हाँ। सेकंड का। Pause। ये कहीं नहीं था पूरे में। ये चीज बहुत अच्छी थी कितने नंबर दोगे 20 में से? सर। 18 के आसपास। ले बताओ, पार्टी ले लें भुवनेश्वर जाके पुरी में, जय जगन्नाथ है। हाँ, जाना है सर, और जगन्नाथ जी के ऐसा दर्शन पूरा करने। पार्टी वार्टी करेंगे और क्या। नहीं ओके। सर, बढ़िया इंटरव्यू था आपका, वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर इतना अच्छा मतलब मैं कर लूंगा तो उम्मीद एक हो जाएगा। थैंक यू सर। नहीं, मैं सोच रहा था और थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है बीच बीच में मैंने ऑटोमेटिकली। बोला ना कि वो मतलब बीच बीच में एकदम से थोड़ा सा ओवर हाइप हो जाना है, वो थोड़ा सा है। बाकी ऑल ओवर बहुत बढ़िया था। हाँ, तो कोई जैसे कोहली जैसा कोई आ गया अपना पिच में, कोई बॉल आ गया आफ्टर दैट। हाँ, ये इंतजार करना है। और अपने फ्री हिट का इंतजार भी करना है, तब आपको बोलना है। और कोई साथी कुछ सर बोलना कुछ मेरे चाहेगा? लिए बता दीजिए, कैसे क्या तैयारी करूं। मैंने तो कभी मतलब मॉक इंटरव्यू किया ही नहीं। अभी नेक्स्ट आपका आज करेंगे अगले दिन, जब किसी दिन होगा ना, तो आप कब है अनुराग जी का, कब है एग्जाम इंटरव्यू? अभी अभी। तो सर डेट ही नहीं आई, लेकिन मे बी 27 जन के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके ओके। कौन सा बैंक है सर आपका? सर बड़ौदा, यूपी। हाँ हाँ। ठीक ठीक। हमारा तो बड़ौदा बैंक है, लेकिन अभी पूरा कंजेस्टेड है। मीन्स बैंक का 2015 से पहले वो लोग बोल रहे थे जिनने बुला बुला के दिया था प्रमोशन, लेकिन अभी बहुत हार्ड कर हमारा दिया तो है। सर एग्जाम हुआ था 28 सितंबर को, तब से अभी तक इंटरव्यू नहीं हो पाया। अच्छा। हमारा तो अभी 22 तारीख को ही हुआ था एग्जाम, दिसंबर सर था 22 नहीं को वो, हुआ, अभी इंटरव्यू। बड़ौदा यूपी का सर दिया था, क्लरिकल से स्केल 1 वाला। तो सर वो अभी इंटरव्यू तक नहीं हुआ उसका, अब होगा, अब हो रहा है। है, मेरा एक फ्रेंड है अभी बड़ौदा यूपी में, वो भी है, कोमल नाम का। अच्छा, उसका एक्चुअली अब स्केल 1 से स्केल 2 वाले कल से स्टार्ट है, उसके बाद क्लरिकल से स्केल 1 का होगा। हाँ, तो वो शायद क्लरिकल को 27 को। लास्ट में कर रहा है अभी। लाल जी, हाँ। आवाज आ रही है? अच्छे लाल जी सो गए क्या? जी सर, जी जी, नहीं सर, सर आ गए हैं, सर आ गए सोना हैं। नहीं है, सोना नहीं है ना। सोना कितने तरह के होते हैं सोना? अच्छे लाल जी, सोना जी कितने सर। हैं? आपको भी इंटरव्यू का सवाल पूछ लिया जाए अभी। सोना कितने तरह के होते हैं? सर सोना, सर सोना तो सर 2 प्रकार। कौन कौन से? एक सर सोना होता है, गोल्ड होता है, एक सोना होता है। अच्छा एक और होता है सर, 3 होते हैं। चार चार तरह के सोना होते हैं। जी सर। चार तरह के। एक सोना होता है गोल्ड, जो मतलब महिलाएं पसंद करती हैं, जो समृद्धि का प्रतीक भी है, और उससे भाव आता है जी। उसमें।
पॉजिटिव सकारात्मकता रहता है, समृद्धि का। आपके अंदर आपके पास सोना होता है तो आप में आत्मविश्वास आता है कि आपके पास कोई विपत्ति आएगी तो आप उसका सामना कर लेंगे। एक सोना होता है गोल्ड। दूसरा सोना होता है सोना। वैसे सोना जैसे अभी सब लोग सो जाएंगे ना, उसको सोना। जी जी सर तीसरा जी। सोना होता है बाबू सोना। बाबू सोना, जिसके कारण आप सोते नहीं हो। जी। पूरा गंभीर बात बोल दिए सर ने। और एक होता है जो हमारे साथियों के लिए सर जो गंभीरता में मजाक करना जानते बहुत डेडिकेट अच्छे करता से। हूँ, वो होता है सोना। मतलब सोना नहीं है, मतलब सोना ही नहीं जी हाँ, सर। यही होता है सफलता के निशान। जैसे देखो गोविंदा जी जगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी बैंक जाएंगे थोड़ी देर बाद, फ्रेश हो दिख रहे हैं, है ना। तो ये होता है सोना, है ना। सर कल कल एग्जाम है सर, मन से कल फाइनली वो टेंशन का वाला दिन कल फाइनली आ जाएगा। टेंशन का दिन नहीं है। भगवान जगन्नाथ जिसके करीब हो, नाम जिसका गोविंदा हो, वो टेंशन ले तो फिर तो कौन क्या ही होगा। ये अच्छे लाल जी क्या करेंगे, बताओ बताओ। अच्छे लाल जी को तो हम देख लेंगे, हमारे तरफ हैं ये अरे नजदीक। अच्छे लाल जी तो ठीक है सर, हम क्या करेंगे। हाँ, अनुराग को देंगे अनुराग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिसका नाम ही गोविंदा है, जो जगन्नाथ भगवान के करीब है, भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर। जय जगन्नाथ जय एक्चुअली जगन्नाथ। मैं 2 बार दे चुका हूँ तो इसलिए तो टेंशन बस आ रहा है, अभी नहीं तो अभी इतनी सारी पहली चीज। बार तो मैं बिना पूरा फ्री होकर गया, कुछ मन से पढ़ा भी नहीं, बोला हाँ देख लेंगे जो होगा। अभी बोले नहीं अभी करना है, जैसे भी करके पा जाना है। हम्म। वही चीज है। सर जगन्नाथ। आपका आशीर्वाद रहे हो जाए, और आप जगन्नाथ जी बोले घूमेंगे और पार्टी करेंगे और क्या। बहुत बढ़िया, आएंगे हम जरूर, जगन्नाथ भगवान आएंगे। है ना, लास्ट हम 2015 में गए थे, फिर उसके बाद नहीं 2016 में गए थे, फिर उसके बाद तीन आप चार विश कीजिए हो जाए बस इतना इस बार। जरूर होगा, है ना। तो थैंक यू सर। अब बस यही देखिए, मैं जैसे अभी बताया कि आहे चौका नयन तुमको देखी देखी जाए जीवन, आहे चका नयन। है ना, मतलब दुख में भी मैं सिमरन करूंगा तो तुम्हारे नाम के सिमरन से मेरा दुख चला जाए, और सुख में भी मैं सिमरन करूंगा तो वो सुख जो मुझे मिला है वो दूसरों में बंट जाए। आहे चका नयन, मतलब उनका वाह वाह। नयन सुंदर है ना भगवान जगन्नाथ का। हम्म। यस यस। तो देख देख के मेरा जीवन चला जाए, है ना। और उसको बोलते हैं ना, उनसे क्या मांगते हो, राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। तो आप कल चले जाओगे एग्जाम देने, भगवान का आपको सहारा मिलेगा। इसी अच्छे भाव के साथ आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूँ थैंक आपसे। यू सर थैंक यू। आपने अच्छा साहस किया, मैं उस साहस की प्रशंसा करता हूँ। और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन आप आनंद मन से जाइए, भगवान को प्रार्थना करके जाइए। मेरी शुभकामनाएं साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ, जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं, रोशनी की कथाएं साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, भगवान जगन्नाथ की दुआएं आपके साथ हैं, आप जरूर थैंक सफल यू हों। सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।